हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास के प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था हेनरी लॉ के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं राउट्स लॉ के बारे में। राउट्स लॉ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए वेपर प्रेशर के बारे में। तो देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है। जब किसी लिक्विड को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, थर्मोस्टेट में कवर करके रख देते हैं, तो उस लिक्विड के कुछ वेपर बनेंगे। देखो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है तो उस लिक्विड के वेपर तो बनेंगे। अब हम उस लिक्विड को, उस कंटेनर को कनेक्ट कर देते हैं मैनोमीटर के साथ। मैनोमीटर क्या करता है, जनरली किसी भी लिक्विड का या किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करने का एक डिवाइस है जिसके अंदर मरकरी को फिल कर रखा होता है। तो जब हम उस मैनोमीटर को उस कंटेनर के साथ कनेक्ट करते हैं जिसके अंदर लिक्विड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बंद पड़ा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस लिक्विड के कुछ वेपर बनेंगे। उन वेपर की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको हम कह देते हैं वेपर प्रेशर। वो जो वेपर्स होंगे उनका जो प्रेशर होगा वो मैनोमीटर की तरफ लगेगा और मैनोमीटर के अंदर जो मरकरी का लेवल है वो राइज करेगा। अब वो कितना राइज किया है वही तो वेपर प्रेशर है। तो इट मीन्स अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये क्या बनी, वेपर प्रेशर इट इज डिफाइंड एज the pressure exerted by vapors in equilibrium with liquid or solution at a particular temperature। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। याद रखना ये पर्टिकुलर टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है, मतलब टेम्परेचर फिक्स रखना है। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो उन वेपर्स का, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो चेंज भी हो सकता है। देखिए अगर इसको एक डिवाइस के थ्रू हम समझे, एक थर्मोस्टेट की बात करते हैं। थर्मोस्टेट के अंदर हमने क्या फिल कर रखा है, एक कंटेनर ले रखा है, उस कंटेनर के अंदर हमने फिल किया। ये थर्मोस्टेट है जो क्या करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने में, पर्टिकुलर टेम्परेचर रखने में हेल्प करेगा हमारी। आपको ले लेते, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक मैनोमीटर के साथ। अब देखिए यहां पे हमने लिक्विड फिल कर रखा है। ये है हमारा थर्मोस्टेट, ये लिक्विड, और इस लिक्विड के ऊपर क्या होंगे, इसके वेपर्स होंगे। अब इसके अंदर मैनोमीटर के अंदर हमने फिल कर रखा है मरकरी को। यू शेप की एक ट्यूब है जिसके अंदर हमने मरकरी को फिल कर रखा है। अब देखिए जैसे ही ये वेपर बनेंगे, ये वेपर क्या करेंगे, इधर इस डिवाइस को मैनोमीटर कहते हैं, मैनोमीटर की तरफ आएंगे। मैनोमीटर की तरफ आते ही ये इस लिक्विड को, इस मरकरी को पुश करेंगे और ये क्या होगा, इस साइड से राइज कर जाएगा। मैं इसी डायग्राम के अंदर समझा रहा हूं। तो ये लेवल क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और इस साइड से लेवल राइज कर जाएगा। पहले ओरिजिनल यहां था, अब यहां हो गया। ये जो चेंज आया है यहां तक, इसको हम कहेंगे प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर, जो इन वेपर्स ने एक्सर्ट किया। और याद रखिए इक्विलिब्रियम पे होना बहुत जरूरी है। जब लिक्विड और वेपर स्टेट दोनों इक्विलिब्रियम में हो तब जो वेपर्स का प्रेशर है उसको कह देते हैं वेपर प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, मतलब जिनकी वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, कि जिस लिक्विड के वेपर्स का हमें प्रेशर मेजर करना है, मींस वेपर प्रेशर मेजर करना है, वो किस टाइप का है। देखिए ऐसा लिक्विड जिसके अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक है तो उसके वेपर्स इजीली बनेंगे। देखो एक टर्म आती है वोलेटाइल, वोलेटाइल लिक्विड। कहीं पे वोलेटाइल लिक्विड लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, इजीली वेपराइज।
वोलेटाइल लिक्विड वो होते हैं जो इजिली वेपराइज हो जाते हैं। तो नेचर ऑफ लिक्विड में भी हम यही पढ़ने वाले हैं कि जिन लिक्विड्स के अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स इजिली वेपराइज हो सकते हैं। अब जितने ज्यादा वेपर बनेंगे इट मींस उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर तो वेपर्स की वजह से होने। और दूसरी तरफ जिन लिक्विड्स के अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, जिनके मॉलिक्यूल्स अच्छे से बाइंड है, उनके वेपर इजिली नहीं बनेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं डाई इथाइल ईथर की। डाई इथाइल ईथर फॉर्मूला क्या है? C2H5O C2H5। और एक तरफ आप एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का, H2O HOH की फॉर्म में लिख रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, क्या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? इट मींस ये क्या बना सकता है? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है ये, लेकिन ईथर क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में होती है, जिस वजह से एक वाटर का मॉलिक्यूल फर्दर 4 वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। जैसे आइस के अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन ही तो यही है कि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होना चाहिए। या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, बट इसके साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, वो कार्बन है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, मींस इसके मॉलिक्यूल अच्छे से बाइंड है, तो इसके वेपर इजिली नहीं बनेंगे, लेकिन इसके वेपर तो इजिली बनेंगे। इसीलिए ईथर तो रूम टेम्परेचर पे भी वोलेटाइल हो जाता है, उड़ जाता है इजिली। तो अगर पूछा जाए कि डाइथाइल ईथर और वाटर में से किसके वेपर प्रेशर ज्यादा बनने वाले हैं, तो किसके बनेंगे? डाइथाइल ईथर। रीजन क्या है? बिकॉज इट इज मोर वोलेटाइल देन वाटर। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिक्विड की इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी। इट मीन्स उस लिक्विड के वेपर्स इजिली बनना स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज होता है। मैथमेटिकली हमें इक्वेशन भी गिवन होती है इसके लिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कितना वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, इसके लिए एक इक्वेशन होती है क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। वैसे ही ना +1 में थर्मोडायनामिक्स का एक पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें आ चुकी होती है लॉग P2/P1 डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 ये होता है। देखिए, इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल टेम्परेचर T1, टेम्परेचर राइज किया T2 तक, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया T2 तक। डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। R क्या है? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, या फिर 2 कैलोरी भी होती है। डिपेंड करेगा इसके यूनिट्स क्या है, उसी अकॉर्डिंग होगा। आर लेके चल लेंगे। हाँ जी, तो इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है और फाइनल टेम्परेचर भी पता है, तो हम फाइनल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर T1 से T2 चेंज करने पे वेपर प्रेशर P1 से P2 फाइनल कितना चेंज हुआ है। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। और कोई पूछे क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स है वो टूट जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स के बीच की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो टूट जाएगी और मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा वेपराइज होंगे, ज्यादा से ज्यादा वेपर बनाएंगे। वेपर बनाने से उतना ही ज्यादा उनका वेपर प्रेशर होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। अब वोलेटाइल सॉल्यूशन का मतलब है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, कि सॉल्यूट वो भी लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है। अब देखिए, अगर सॉल्यूट भी लिक्विड है तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर ऑलरेडी होगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन बनाने से पहले।
और अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो उसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर ऑलरेडी होगा प्योर स्टेट में, मतलब सॉल्यूशन बनाने से पहले। जैसे ही हम इनको मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने के बाद देखो जब ये आपस में मिसिबल होंगे, मिसिबल का मतलब एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, तो एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पे सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट जो लिक्विड स्टेट में दोनों ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? फर्स्ट नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। अगर मैं सोल्यूट की बात कर रहा हूं कि सोल्यूट ने सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया है, उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन कितना है सॉल्यूशन में और उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना था। इसी तरीके से सोलवेंट के अगर वेपर प्रेशर की बात करेंगे उस सॉल्यूशन में, वो कितना होगा इक्विलिब्रियम पे, वो भी किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? 2 फैक्टर के, कि सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम पे, एंड सेकंड कि उसका प्योर स्टेट में कितना वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का। तो मेनली ये 2 कंपोनेंट्स है, यही है राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ क्या कहते हैं? इट स्टेट्स दैट partial pressure of a component in a solution is equal to mole fraction of that component in solution multiplied by pressure of that component in pure state, कि प्योर स्टेट में कितना वेपर प्रेशर था उसका। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम माने ए एंड बी 2 कंपोनेंट्स है, एक सोल्यूट है और इसको सॉल्वेंट मान लेते हैं। मान लो हमारा ए क्या है? सॉल्वेंट है जो ज्यादा अमाउंट में है, और बी क्या है? सोल्यूट है। तो मिक्स करने के बाद जब इनसे सोल्यूशन बनेगा, एक मिसिबल लिक्विड बनेगा, सोल्यूशन बनेगा, उस सोल्यूशन के अंदर जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे एक दूसरे में, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उस इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर बी का जो होगा वो होगा पीबी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। सिमिलरली पी ए क्या होगा? एक्स ए पी नॉट ए। ये राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। नोट का मतलब है प्योर स्टेट सॉल्यूशन में आने से पहले जो था। ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा क्योंकि सॉल्यूशन में आने के बाद उसमें दूसरा सोल्यूट भी तो ऐड हो रहा है ना, हो सकता है वो सोल्यूट कम वोलेटाइल हो, तो ये हमेशा ज्यादा ही होता है प्योर स्टेट वाला। अब देखिए टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर बनेगा वो होगा टी ए प्लस टी बी। पी टी मतलब टोटल, पी ए प्लस पी बी, ये बन जाएगा पी टी इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। अब टोटल मोल फ्रैक्शन होता है 1, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से एक्स ए को एक्स बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, या आपकी इच्छा है एक्स बी को एक्स ए की फॉर्म में या एक्स ए को एक्स बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पे पुट कर देना 1 माइनस एक्स बी पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, और ये टर्म आई एक्स बी की टर्म में, आप एक्स ए की फॉर्म में भी बना सकते हो। इट मींस अगर आपको मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का गिवन है तो आप ये इक्वेशन यूज करके टोटल प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखते हैं इनका
हमें अगर ग्राफ बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, वाई एक्सिस पे हम लेके चलते हैं प्रेशर को। देखिए 2 कंपोनेंट है तो इसमें 2 कर्व बनेंगे, लेकिन हम दोनों को कंबाइन करके एक कर्व बनाते हैं। इस साइड हम लेके चलेंगे मोल फ्रैक्शन। इस पॉइंट पे मैं मान लेता हूं कि जो मोल फ्रैक्शन है ए का 1 है, अब टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है तो इसका 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे मैं मानता हूं कि बी का 1 है और ए का 0 है, मींस यहां पे प्योर ए लिक्विड है और यहां पे प्योर है बी लिक्विड है। इनको मिक्स करना, प्योर ए है तो इसका कुछ ना कुछ देखो वेपर प्रेशर होगा, वो हम मान लेते हैं यहां पे P0 ए। अब यहां इस पॉइंट पे प्योर बी है तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर मान लेते हैं P0 बी। अभी ये मैंने ज्यादा माना है, ये मैंने कम माना है, इट मीन्स जो 2 लिक्विड थे, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों लिक्विड फॉर्म में थे, इट मीन्स उनमें से एक का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा, और ज्यादा किसका होता है जनरली, सॉल्वेंट का। यहां मैं सॉल्वेंट किसको कंसीडर कर रहा हूं, बी को। आप ए को भी कंसीडर कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक ये P0 बी का मतलब है प्योर स्टेट में बी का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर स्टेट में ए के वेपर प्रेशर से मैं ज्यादा लेके चल रहा हूं। अब देखिए अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, PA इज इक्वल टू एक्स ए P0 ए, तो ये इक्वेशन कौन सी बनेगी, y इज इक्वल टू mx, ये इक्वेशन बनेगी। यहां पे सॉरी इसको इस तरीके से लिखना है हमें, P0 ए आगे लिखना पड़ेगा आपको। इसको हम कहां लेके चल रहे हैं, y एक्सिस पे, इसको x पे, और ये हमारा क्या बचा, स्लोप। तो इसका जो कर्व बनेगा हमारा, जब हम इसके लिए कंसीडर कर रहे हैं, मतलब जब x भी है ही नहीं, तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा, और जब हम उसका भी का बनाएंगे वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये इधर से इधर आता है, और ये जो होगा ये होता है टोटल प्रेशर ऑफ गैस, ये होगा PT, दैट इज PA प्लस PB। ये कर्व किसके लिए है स्पेशल, ये वाला कर्व किसकी तरफ आ रहा है, P0 A की तरफ, P0 A पे कट हो रहा है ना, तो ये कर्व होगा PA इज इक्वल टू XA P0 A, और ये वाला जो कर्व होगा ये होगा PB इज इक्वल टू XB P0 B का कर्व होगा। ये एक गैस का है, ये दूसरी, सॉरी गैस कह रहा हूं, सॉरी भाई, ये एक लिक्विड का है और ये दूसरे लिक्विड का है, और ये टोटल सॉल्यूशन का कर्व बनेगा इस टाइप से। स्टूडेंट्स आपने डाल्टन लॉ पढ़ा होगा +1 में। डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग ना एक मैथमेटिकल टर्म आती है कि पार्शियल प्रेशर of a gas is equal to mole fraction of that gas into total pressure of container। ये तब अप्लाई होता था जब कंटेनर में एक से ज्यादा कंपोनेंट होते थे, 2 गैसेस भी हो सकती थी, 3 गैसेस भी हो सकती थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर, मान लो हम मानते हैं हमारे पास 2 गैसेस है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ये हो सकता है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में तो आप मानते हैं XA XB, लेकिन गैस के लिए या वेपर के लिए, हालांकि वेपर और गैस में डिफरेंस है। वेपर क्या होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन गैस रूम टेम्परेचर पे गैस ही रहती है। तो क्या होगा वेपर फेज में, YA इंटू टोटल प्रेशर आप कह सकते हो PT। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन वेपर फेज क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मींस अगर मान लो 2 कंपोनेंट है तो PA प्लस PB हो जाएगा। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज ये बन जाएगा PB बाय PA प्लस PB। तो जैसे टोटल मोल फ्रैक्शन वहां 1 होता था, वैसे ही YA प्लस YB यहां भी क्या होगा, 1 होगा। टोटल मोल फ्रैक्शन यहां भी 1 होगा।
तो ध्यान रखना, अगर वेपर फेज के अंदर आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो तो आप इनकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। ये राउल्स लॉ से डिफरेंट है। राउल्स लॉ तो क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इज इक्वल टू एक्स इनटू पी नॉट है। देखिए ये टोटली डिफरेंट है भाई, यहाँ पे टोटल प्रेशर आ रहा है, ये डाल्टन लॉ है, ये राउल्स लॉ है। वेपर फेज में अगर आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो तो आप इस मेथड से कैलकुलेट करो। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इट मींस जो सॉल्यूशन होगा वो होगा सॉलिड इन लिक्विड टाइप। अब यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है जो हमारा सॉल्यूट है उसके वेपर इजीली नहीं बनने वाले। वोलेटाइल होता है जिसके वेपर इजीली बन जाए, जैसे पेट्रोल होता है, आप रखोगे इजीली वेपराइज हो जाएगा। लेकिन नॉन वोलेटाइल होता है जिसके वेपर इजीली नहीं बनते। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं बनेंगे, थोड़े बहुत बन सकते हैं जितने को डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन बहुत ही लेस होते हैं इसके वेपर्स। इस केस में देखिए एक कंटेनर के अंदर हम मान रहे हैं लिक्विड पड़ा है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। क्या बोला मैंने, पर्टिकुलर टेम्परेचर। हाँ जी, जैसे ही हमने, पहले इसको समझ लेते हैं। अब देखिए इस सॉल्वेंट के पास वेपराइज होने के लिए बहुत साइट अवेलेबल है, बहुत जगह अवेलेबल है, इजिली वेपराइज हो सकते हैं। सरफेस पूरा खाली पड़ा है, इजिली जा सकते हैं बाहर। बाहर तो क्या जाना है, उसको ऊपर से कवर करेंगे ताकि जो वेपर बनेंगे उनका वेपर प्रेशर भी तो मेजर करना है ना मैनोमीटर की हेल्प से। लेकिन अगर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सॉलिड सॉल्यूट, अब सॉलिड सॉल्यूट ऐड करने से ऐसा क्या हुआ, इसके अंदर इसके सरफेस पे सॉलिड जमा होना शुरू हो गया। कुछ सॉलिड तो डिसॉल्व हो जाएगा इजीली लिक्विड के अंदर, लेकिन सॉलिड के कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, सरफेस पे इकट्ठा हो जाएंगे। अब ये जो सॉल्यूशन बना है तो प्योर लिक्विड था, अब ये जो सॉल्यूशन बना है इसके पास वेपराइज होने के लिए जगह कम बची है। क्यों, क्योंकि सरफेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया, सॉलिड ने। लिक्विड के वेपर बनेंगे उनको जगह भी तो चाहिए ना बाहर जाने के लिए, सरफेस पे तो सॉलिड बैठा है। इस वजह से इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा कम हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर लिक्विड। यहां पे क्या है, प्योर सॉल्वेंट है और यहां क्या है, सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का। कम किसका है, सॉल्यूशन का। क्यों कम हुआ, क्योंकि इसके अंदर अब हमने क्या ऐड किया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब सॉलिड ऐड करा जिसके खुद का तो वेपर प्रेशर होना नहीं, उल्टा इसने लिक्विड का भी वेपर प्रेशर डिक्रीज करवा दिया। इट मींस अगर यहां हम राउल्स लॉ अप्लाई करें तो यहां कंपोनेंट 2 है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, लेकिन सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर है ही नहीं तो वो तो लिखने की नीड ही नहीं है, ओनली बचा सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू प्योर स्टेट। मींस हम लिख सकते हैं इसको PS इज इक्वल टू सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अपन x1 से डिनोट करते हैं इनटू P0S। S मींस सॉल्वेंट यहाँ पे, तो क्या बना, PS बाय P0S इज इक्वल टू x1। यहां x1 की वैल्यू होगी N1 बाय N1 प्लस N2 जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। हम इस पूरी इक्वेशन को 1 में से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस PS बाय P0S इज इक्वल टू 1 माइनस N1 बाय N1 प्लस N2। ये एलसीएम लेंगे, P0S माइनस PS बाय P0S इज इक्वल टू N1 प्लस N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये फाइनल आया P0S माइनस PS बाय P0S इज इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस N2। ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होता है, किसका फॉर्मूला, ये X2 का।
एक बात और, यहाँ सीधा भी कर सकते हो, जैसे मैंने 1 में से माइनस करा ना, ये ना लिखते तो 1 माइनस x1 बनता, 1 माइनस x1 क्या होता है, सीधा x2, सीधा भी कर सकते हो। हाँ जी, ध्यान दीजिए, ये जो टर्म आई है P नॉट एस माइनस पी एस, P नॉट एस है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, वो ज्यादा होता है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होता है। इसका मतलब ये प्रेशर, ये किसको डिनोट कर रही है टर्म, डिक्रीज इन प्रेशर को, जिसको हम कहेंगे लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। और इस पूरी टर्म को क्या कहेंगे, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। ये कोलिगेट की प्रॉपर्टी है, आगे टॉपिक भी आने वाला है, तो ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। जितना ज्यादा सोल्यूट लेते जाओगे प्रेशर के अंदर उतना ही लोअर, मतलब उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। क्यों, क्योंकि सोल्यूट क्या है, सॉलिड है, जिसका तो वेपर प्रेशर होता ही नहीं है, इसने तो उल्टा बैड इंपैक्ट करना है इस सॉल्यूशन पे। इसका अगर हम कर्व बनाए तो कर्व बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ यही टर्म चाहिए, PS इज इक्वल टू x1 इंटू P नॉट एस। तो y एक्सिस पे हम लेके चलेंगे वेपर प्रेशर, और x एक्सिस पे हम लेके चलेंगे मोल फ्रैक्शन। देखिए, इसको हम y कहते हैं, इसको हम x कह रहे हैं, और ये हमारा m बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू mx, ओनली ये आएगा, कोई इंटरसेप्ट यहां पे नहीं आता, स्लोप आएगा हमारा ये कि कितने डिग्री से वो झुका हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी जो रीजन से पास करेगी। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ के अंदर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। हेनरी लॉ क्या था, PA इज इक्वल टू KH इंटू XA। जितना किसी गैस का प्रेशर था उतनी ज्यादा उसकी सोल्युबिलिटी थी, ये है हेनरीज लॉ। और अभी राउल्ट्स लॉ हमने किया, PA इज इक्वल टू P नॉट A XA, कैपिटल X लिख लेते हैं, ये है हमारा राउल्ट्स लॉ। देखिए सिमिलैरिटी क्या है, दोनों के अंदर ही जो किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट के। ये क्या है, दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज है, पहला। सेकंड, ये एप्लीकेबल है जब हमारी गैस क्या है, जब हम गैस को सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते थे, सोल्यूबल करते थे, तो जो हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन बनता था वो आइडियल होना चाहिए, मतलब गैस यहाँ पे आइडियल होनी चाहिए। और यहां ये एप्लीकेबल है सॉल्यूशन के लिए, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन भी क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है वोलेटाइल सॉल्यूशन हो प्रॉपरली, वो नॉन वोलेटाइल ना हो। हाँ जी, सॉरी, आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन अलग है, आइडियल सॉल्यूशन एक नेक्स्ट टॉपिक है। आइडियल सॉल्यूशन का एक हिंट दे देता हूं, मान लो वो बना है एक गैस A2 और B2 को मिला के हमने AB बनाया है। A के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है A के अंदर और B के अंदर, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन B के अंदर होनी चाहिए। अगर सेम है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। तो राउल्ट्स लॉ तभी वैलिड है अगर आइडियल सॉल्यूशन हो, हेनरी लॉ तभी वैलिड है अगर आइडियल गैस हो। ये भी इसके अंदर सिमिलैरिटीज है। आगे है डिसिमिलैरिटी, मतलब डिफरेंस क्या है इनके अंदर। एक डिफरेंस तो ये देखिए, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कौन है, KH, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कौन है, P नॉट। सेकंड, ये एप्लीकेबल है जब हम गैस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में, और ये एप्लीकेबल कब है, जब हम लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं या फिर सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। इसमें गैस इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन लेना है, इसमें लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। हालांकि ज्यादा वैलिड इसके लिए ज्यादा बेस्ट कौन है, लिक्विड इन लिक्विड, क्योंकि सॉलिड इन लिक्विड तो नॉन वोलेटाइल बनता है ना। तो ये इसके अंदर 2 डिफरेंसेस आ जाएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अब हेनरी लॉ के और राउल्ट्स लॉ के दोनों के न्यूमेरिकल रह गए, दो न्यूमेरिकल, इन दोनों के मैं आपको इकट्ठा एक ही लेक्चर में करवा दूंगा। धन्यवाद।